हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि दूध से दही का जमना, दूध का फट जाना, चावल से भात का बनना। अगर किसी लोहे को हम खुले वायु में छोड़ दे, बाहर अगर छोड़ दे, तो उसमें जंग लग जाता है, यानी जंग का लगना लोहे पर। ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन, ये सभी जितने भी परिवर्तन होता है, ये सभी परिवर्तन का कारण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही क्या होते हैं, ये सभी परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हमारा टॉपिक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पर जगह थोड़ा कम है, तो आप ऐसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो ये समझ में आया कि रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आइए समझ लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को हम अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, तो हमारे पास बन के आता है H2O यानी कि जल। ठीक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें जल मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि CaCO3 को गर्म करते हैं, तो इसको गर्म करने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, तो कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहीं से हम डेफिनेशन इसका समझ लेंगे रासायनिक अभिक्रिया का। तो हमने सबसे पहले क्या बोला था कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, यहाँ पे अकेले यहाँ पे दो है। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाला, कैसा, तो भिन्न गुणों वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पे भिन्न गुण वाला कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन जो है ये जलता है और ऑक्सीजन जो है जलाने का काम करता है, और इससे जो अभिक्रिया करके बना है हमारा जल, ये क्या करता है, तो बुझाने का काम करता है। तो इस सभी का गुण क्या है, तो अलग अलग है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है और जल जो है आग को बुझाता है। तो इनका सभी का गुण अलग अलग होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे बोलेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और ऐसे एग्जाम्पल दिखा देना है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे हम अभिक्रिया ये वाला कराए हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को अभिक्रिया अगर हम कैल्शियम के साथ कराते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है, उसको बोला जाता है प्रतिफल। और इसको उत्पाद भी बोला जाता है, उत्पाद। ठीक है, तो सबसे पहले अभिकारक किसे कहेंगे, तो अभिकारक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो अभिकारक उसे कहेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे, अभिकारक। वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और प्रतिफल किसे कहेंगे, प्रतिफल। तो प्रतिफल या उत्पाद किसे कहेंगे, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के होने के पश्चात जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलेंगे, प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, तो अभिकारक किसे कहेंगे,
तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न यानी बनने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। समझ में आया? तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में होगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, जल बना रहा है, तो ये एक रासायनिक जो है अभिक्रिया है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो कार्बन ये जो है कार्बन का ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन का अभिक्रिया अगर HCl के साथ कराते हैं यानी क्लोरीन, हाइड्रोजन का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो हमें HCl प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए जो पदार्थ जो है अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको बोला जाता है अभिकारक, और इसके पश्चात जो भी पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, तो प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। तो अभिकारक का डेफिनेशन क्या होगा, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलेंगे। प्रतिफल किसे कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। तो आई होप ये सभी आपको समझ में होगा। अब हमें पढ़ना है इसके बाद पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे होती है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है। तो इसमें डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि सबसे पहले जो है जो भी पदार्थ भाग लेता है, जो भी परमाणु भाग लेते हैं, अणु भाग लेते हैं, उसका क्या होता है, सबसे पहले वो परमाणु में टूटते हैं और वहीं परमाणु पुनः क्या होता है, संगठित होकर प्रतिफल का अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अभिकारक के अणु जो है परमाणु में टूटते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु परमाणु में टूटते हैं, उसके बाद वही परमाणु जो है पुनः संगठित होकर प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु टूटकर परमाणुओं में बदलते हैं। अभिकारकों के अणु टूटकर परमाणुओं में बदलते हैं। परमाणुओं में बदलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु जो है टूटकर परमाणु में बदलते हैं और पुनः वही अणु लिखेंगे बदलते हैं और पुनः संगठित होकर प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु परमाणु में टूटते हैं और वही परमाणु फिर दोबारा संगठित होकर या पुनः संगठित होकर क्या होता है, तो प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था हाइड्रोजन H2 और प्लस में O2 क्या बनाया, तो H2O बनाया, H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 पीस है, कितना पीस है, तो कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन बंधन बना कर रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐसे होता है, ऐसे बंधन बनाया रहता है, और प्लस ऑक्सीजन कैसे बंधन बनाया है, तो O कुछ इस प्रकार से ये भी जुड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे बंधन बनाया रहता है। तो इसमें क्या होता है ना, उसके बाद अब क्रिया करके क्या बनाता है, तो
ओ, ऐसे अभिक्रिया होता है। तो ये जो बंधन है ना, तो यही बंधन क्या होता है, आपस में टूटते हैं और जुट के प्रतिफल के अणु का निर्माण करता है। कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होता है। तो हमने क्या बोला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूटकर परमाणुओं में बिखर जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। अभिकारक अणु टूटकर परमाणु में बदल गए, उसके बाद यही जो परमाणु होते हैं पुनः संगठित होकर प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की टॉपिक को हम कवर करते हैं। हमने जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। इसके साथ साथ हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। अब हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अभिक्रियाओं की विशेषता, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बात किया जाए तो बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके घटित होने के पश्चात गैस की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, तो गैस की उत्पत्ति। पहला क्या हो जाएगा, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है जिसके घटित होने के पश्चात गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम जिंक का अभिक्रिया करा दें, जिंक का अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जिंक का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले जिंक का सल्फेट बन जाता है। यहाँ पे जिंक का सल्फेट बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है, जो कि यहाँ पे ये H2 जो है बाहर निकलता है, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, गैस की उत्पत्ति हुआ और गैस बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जिंक का अभिक्रिया जब हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाता है तो जिंक का सल्फेट बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके घटित होने के पश्चात गैस का उत्सर्जन होता है या गैस बाहर निकलता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या हो जाएगा, तो अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे, ठीक है। तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। अवक्षेप जैसे कि आइए समझते हैं, दही से जब घी को निकाला जाता है तो दही को सबसे पहले क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे बर्तन में डालकर उसको खूब चलाया जाता है, और चलाने के पश्चात क्या होता है, दही जो है पानी जैसा हो जाता है और उसका घी जो होता है ऊपर चला आता है। जो तरल पानी के ऊपर चलाता है घी, तो उसको हम काछ के निकाल लेते हैं। तो जो पानी के ऊपर घी आया है वही क्या हो जाएगा, एक अवक्षेप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ ये होता है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, तो एक ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के होने पर क्या होता है, विलयन से पृथक हो जाता है। एक ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ। अवक्षेप क्या है, तो एक ठोस पदार्थ है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। पृथक मतलब अलग। जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ कराते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे AgCl यानी कि सिल्वर का क्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ में क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो पदार्थ बना ना AgCl, तो ये बना सिल्वर क्लोराइड, यानी कि यही क्या है, अवक्षेप है, अवक्षेप। ये क्या है, तो यही अवक्षेप बना, अवक्षेप। तो आई होप आपको अवक्षेप समझ में आया होगा। अवक्षेप क्या होता है, तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया होने के पश्चात विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया अगर AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे तो क्या होगा, AgCl बनेगा जो कि अवक्षेप होगा, और ये सोडियम
नाइट्रेट भी इसके साथ साथ बनेगा। तो ये दो हमने विशेषताएं जान लिया। अब तीसरा विशेषता क्या है, तो रंग परिवर्तन। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है जिसके घटित होने के पश्चात क्या होता है, तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन। अब जैसे कि अभिक्रिया करा रहे हैं, दो चीज को डालें, एक लाल और हरा, समझने के लिए मान लीजिए एक लाल और एक हरा दो केमिकल है, उसको हम क्या किए, डाले अभिक्रिया कराने के लिए। अभिक्रिया होने के पश्चात लाल हरा डाले थे और कुछ और कलर निकल गया, ठीक है। तो ऐसे रंग में परिवर्तन भी होता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि अभिक्रिया कराते समय कुछ और रंग रहता है और अभिक्रिया होने के पश्चात कुछ और रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे अब ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है जिनके घटित होने के पश्चात क्या होता है, तो ताप में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब जब अभिक्रिया करा रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, या तो मिश्रण का ताप बढ़ जाता है या तो मिश्रण का ताप घट जाता है। यानी कि मान लीजिए एक प्रखनली लिए, कांच का एक प्रखनली लिए, उसमें अगर मिश्रण डाले हैं, 2-3 पदार्थ डाले हैं अभिक्रिया कराने के लिए, तो अगर उसमें क्या होता है कि अभिक्रिया होने के पश्चात वह प्रखनली अगर गर्म हो जाता है तो उसमें क्या होगा, मिश्रण में ताप बढ़ा, जिसके कारण से उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया में मिश्रण का ताप बढ़ जाता है उसे ऊष्माक्षेपी बोलेंगे, और जिस अभिक्रिया में उस मिश्रण का ताप घट जाता है उसे क्या बोलेंगे, तो ऊष्माशोषी बोला जाता है। तो कई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके घटित होने के पश्चात क्या होता है, तो ताप में परिवर्तन आता है। जब मिश्रण का ताप बढ़ेगा तो उसे ऊष्माक्षेपी बोलेंगे, और जब मिश्रण का ताप घटेगा तो उसे ऊष्माशोषी बोलेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार से होता है, एक होता है ऊष्माशोषी, सबसे ऊष्माक्षेपी को जान लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वह अभिक्रिया जिसके घटित होने के पश्चात उस मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। वह अभिक्रिया जिसके घटित होने के पश्चात मिश्रण का ताप बढ़ जाता हो, वह अभिक्रिया जिसके घटित होने के पश्चात मिश्रण का ताप क्या हो, बढ़ जाता हो, उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और वह अभिक्रिया जिसके घटित होने के पश्चात उस जो है मिश्रण का ताप घट जाता है उसे ऊष्माशोषी बोलेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे बोलेंगे, तो वह अभिक्रिया जिसके घटित होने के पश्चात मिश्रण का ताप क्या होता है, तो मिश्रण का ताप घट जाता है, मिश्रण का ताप घट जाता है। वह अभिक्रिया जिसके घटित होने के पश्चात मिश्रण का ताप घट जाता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक जान लिया कि 3 यहाँ तक विशेषता हमने देखा। अब अगला विशेषता क्या हो जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है जिसके घटित होने के पश्चात अवस्था में, पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। अवस्था में परिवर्तन। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है जिनके घटित होने के पश्चात अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि हम मोमबत्ती को ले लेते हैं। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तब वह ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है। मोमबत्ती क्या हो रहता है, तो सोलिड यानी कि ठोस अवस्था में रहता है। जैसे मोमबत्ती जलना शुरू करता है तो उसका कुछ अंश यानी कुछ भाग जो है गैस के रूप में उड़ जाता है, और कुछ भाग जो है लिक्विड के रूप में यानी कि द्रव्य के रूप में नीचे चला आता है। तो पहले था ठोस, और जब उसमें आग जलाए तब क्या हुआ, कुछ गैस में बदला और कुछ किस में बदल गया, तो लिक्विड यानी कि द्रव में बदल जाता है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में हमने क्या क्या देखा, तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है जिनके घटित होने के पश्चात गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा जिंक का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया, तो यहाँ पे जिंक का सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। दूसरा हमने देखा कि अवक्षेप का बनना, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भी होती है जिसमें अवक्षेप बनता है। अवक्षेप बताए थे, ये क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ सोडियम
नाइट्रेट बनता है। तो ये जो होता है सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है अवक्षेप। यहाँ तक हमने देखा। अगला हमने देखा कि रंग में परिवर्तन। बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनके घटित होने के पश्चात क्या होता है, रंग में बदलाव आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ताप में परिवर्तन। कई बार ऐसा होता है कि अभिक्रिया कराते समय मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, जिसे उष्मा क्षेपी बोला जाता है। कई बार मिश्रण का ताप घट जाता है, उसे उष्मा शोषी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये अभिक्रिया से पहले किस अवस्था में था, अभिक्रिया होने के पश्चात की दूसरा अवस्था में बदल जाना। ठीक है, जैसे कि हमने मोमबत्ती का एग्जाम्पल लेकर देखा था। अब हमें पढ़ना है इसके बाद हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी कि केमिकल इक्वेशन। अगला टॉपिक क्या है, तो रासायनिक। इतना ही जानना था रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में। अब हमें जाना है रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जब कोई पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है, उसके संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिख देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे कि देखिए, हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराते हैं और बनेगा क्या, तो हमारे पास बनता है जल। ठीक है, तो जल बना। तो इसी को अगर हम क्या करें, संकेत और सूत्र के माध्यम से लिख देंगे तो वही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कैसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन, तो जब कोई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त मतलब छोटा निरूपण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया, जल बना। इसी का अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संकेत और सूत्र के माध्यम से लिख देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा और रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो हाइड्रोजन का जैसे कि हम जानते हैं H2 होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होगा और 2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, H2, यानी कि सूत्र हो जाएगा प्लस में O2, इसका सूत्र हो जाएगा ऑक्सीजन का। और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O। अभिक्रिया ये ऐसे होता है। तो ये जो बना ना, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसका संक्षिप्त निरूपण है और इन सभी का संकेत और सूत्र के माध्यम से लिखा गया, इसलिए क्या बोला जाएगा इसको, तो रासायनिक समीकरण बोलेंगे। एक बार और समझिए रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन क्या होता है। तो जब कोई पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण के बारे में हमने समझ लिया। रासायनिक समीकरण होता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का, तो रासायनिक समीकरण होता है 2 प्रकार का। एक को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा क्या होता है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या होता है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, एक हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण सबसे, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, ये समझिए। तो बैलेंस्ड यानी कि दोनों तरफ बैलेंस हो। ठीक है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, तो वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान हो, उसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं H2 प्लस O2, ठीक है, इसका अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है, H2O
O बनता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 पीस है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 पीस है, तो हाइड्रोजन तो बराबर मिल गया। लेकिन ऑक्सीजन का देखा जाए तो इधर 2 पीस है, इधर कितना पीस है, तो 1 पीस दिख रहा है। कितना है, तो 1 पीस है, तो ये बैलेंस नहीं हुआ। अगर हम क्या करते हैं, इसको भी 2 पीस बना देते हैं तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे 2 नहीं देंगे, बल्कि यहाँ पे गुणा किया जाता है, समीकरण के स्टार्टिंग में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 पीस हो जाएगा, लेकिन आगे गुणा करने की वजह से हाइड्रोजन 4 पीस हो गया, 2 दूना 4, तो इसके लिए यहाँ पे हमें 2 देना होगा। तो अब ये बैलेंस हो गया, यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 पीस क्या है, हाइड्रोजन है, इधर भी 4 पीस हाइड्रोजन है, 2 पीस ऑक्सीजन है, इधर भी 2 पीस ऑक्सीजन है, ये इससे गुणा होगा तो 2 पीस हो जाएगा। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसको आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे, तो वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि यही वाला अगर चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा ले लेते हैं। जैसे कि हम अगर हाइड्रोजन का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl बनता है, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर क्या है, 2 पीस हाइड्रोजन है, और इधर क्या है, 1 पीस हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन 2 पीस है, इधर क्लोरीन 1 पीस है, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ है, इसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो इधर अगर 2 बैठाते हैं ऐसे, तो हाइड्रोजन 2 पीस हो गया, इसके साथ साथ क्लोरीन भी 2 पीस हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 पीस है और क्लोरीन 2 पीस है। तो ये था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको हमने क्या किया, बैलेंस करके बना दिया, ठीक है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों या सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि इस अभिक्रिया को हमने संक्षिप्त करके यहाँ पे लिख दिया, इसके सूत्र और संकेत के माध्यम से, ठीक है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है, केमिकल जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान नहीं हो, उसे बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं, तो अब आगे की टॉपिक को हम कवर करते हैं। जान लिया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसके साथ साथ हमने उसके डिफिनेशन को भी जाना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे, तो रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। टॉपिक क्या है हमारा, तो रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, यानी कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है, नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। जैसे हमने लिख दिया कि H2 + O2, अब क्रिया करके क्या बनाया, H2O बनाया, तो इसको ऐसे ही नहीं लिख दिया, कुछ नियम को फॉलो किए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो पहला नियम क्या हो जाएगा, तो कारकों को समीकरण के बाईं तरफ संकेतों एवं सूत्रों के पदों में लिखना। सबसे पहला नियम क्या हो जाएगा, तो अभिकारकों को समीकरण के कहाँ, तो अभिकारकों को यहाँ पर लिखेंगे, अभिकारकों को समीकरण के बाईं तरफ समीकरण के अभिकारकों को समीकरण के बाईं तरफ संकेतों एवं सूत्रों के पदों में लिखना। संकेतों एवं सूत्रों की पदों में लिखना, संकेतों एवं सूत्रों की पदों में लिखना। तो सबसे पहला नियम क्या होता है, तो अभिकारक जो होता है ना, उसको समीकरण के बाईं तरफ उसके संकेतों एवं सूत्रों के पद में हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभिक्रिया यहाँ पे करा के दिखा देते हैं आपको। H2 को अगर अभिक्रिया H2 के
का अभिक्रिया O2 के साथ कराया जाए तो H2O बनता है। तो हमने बताया था आपको कि ये जो बाएं ये वाला होता है ना, ये अभिकारक होता है। और हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन का H2 हो जाएगा सूत्र और ऑक्सीजन का सूत्र O2 हो जाएगा। इसके संकेत एवं सूत्र के माध्यम से हम लिखे हैं बाईं तरफ समीकरण के, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे बात लिखे हैं कि अभिकारकों को समीकरण के बाईं तरफ संकेतों एवं सूत्रों की पदों में लिखना, ठीक है। एक और अभिक्रिया यहाँ पे करा लेते हैं, जैसे कि हमने कराया था सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया NaCl का अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो क्या बना था, तो सिल्वर का क्लोराइड बना था और साथ ही साथ सोडियम का नाइट्रेट बना था, सोडियम नाइट्रेट बना था, यही ना बना था। तो ये वाला बना था। तो यहाँ पे देखिए ये भी जो है इसका हमने क्या किया है, तो अभिकारक है और बाईं तरफ लिखे हैं इसके संकेत और सूत्र के माध्यम से। सोडियम का सूत्र Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है, और चांदी का अगर देखा जाए सिल्वर का तो Ag होता है, और ये हो गया N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन हो गया। तो संकेत और सूत्र के रूप में बाएं तरफ लिखे हैं, तो वही बात सेम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए एक और नियम होता है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए धन चिन्ह लगाए हैं कि नहीं, तो प्लस चिन्ह यहाँ पे लगाए हैं। तो बोलेंगे कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का उपयोग होता है, करते हैं। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का उपयोग अभिकारकों के सूत्रों के बीच क्या होता है, तो धन चिन्ह का उपयोग होता है। ये भी एक लिखने का नियम है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि अभिकारक को हमेशा समीकरण के बाईं तरफ लिखा जाता है और उसके संकेत एवं सूत्र के पदों में लिखा जाता है। और इसके साथ साथ अभिकारक के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, तो प्रतिफल में अगर देखा जाए, प्रतिफल में तो इधर भी क्या करते हैं, प्रतिफल को उसके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से समीकरण के अब दाईं तरफ लिखते हैं। प्रतिफल को दाईं तरफ और अभिकारक को बाईं तरफ। तो क्या लिखेंगे, प्रतिफल को समीकरण के दाईं तरफ, प्रतिफल को समीकरण के दाईं तरफ समीकरण के दाईं तरफ संकेतों एवं सूत्रों के पदों में, संकेतों एवं सूत्रों की पदों में लिखना, सूत्रों की पदों में लिखना, संकेतों एवं सूत्रों की पदों में लिखना। अभिकारक को क्या किया जाता है, तो हमेशा समीकरण के दाईं तरफ उसके संकेत एवं सूत्र के पद में लिखा जाता है। अगर आगे देखिए इसके साथ साथ क्या करते हैं, तो अभिकारक के सूत्रों के बीच भी हम धन चिन्ह का उपयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लस लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभिकारक के प्रतिफल के सूत्रों के बीच भी क्या होता है, तो धन चिन्ह का उपयोग होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि प्रतिफल के सूत्रों के बीच, संकेतों और सूत्रों के बीच धन चिन्ह का उपयोग, ठीक है। तो इस प्रकार से चार हमने इसके लिखने के नियम देख लिया। एक और नियम होता है यहाँ पे जो तीर निशान दिख रहा है ना, ये वाला, तो अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अभिकारक तथा प्रतिफल को अलग करने के लिए धन चिन्ह का, तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है, ठीक है। दोनों को अलग करने के लिए तीर चिन्ह का उपयोग होता है। साथ ही साथ यह तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, ठीक है। तथा तीर अभिक्रिया की दिशा बताता है। क्या करता है, अभिक्रिया की दिशा बताता है। तीर चिन्ह क्या बताता है, तो अभिक्रिया की दिशा बताता है, ठीक है। तो ये आपको 5 जो लिखने के नियम है इसको ध्यान रखना है। सबसे पहला बात, तो पहला नियम हमने क्या जाना कि अभिकारक को हमेशा समीकरण के बाईं तरफ उसके संकेतों एवं सूत्रों के पदों में हम लिखते हैं। दूसरा विशेषता, अभिकारक के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तीसरा विशेषता, प्रतिफल को हमेशा समीकरण के दाईं तरफ उसके संकेतों एवं सूत्रों के पदों में लिखते हैं। चौथा विशेषता,
प्रतिफल के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। पांचवा विशेषता हमने क्या जाना, तो पांचवा विशेषता था कि जो अभिकारक होता है और प्रतिफल होता है उसको अलग अलग करने के लिए एक तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। वह तीर चिन्ह यह भी बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, तो अभिक्रिया या इधर से इधर हो रहा है, ये क्या बता रहा है, तीर चिन्ह ये भी बता रहा है अलग करने के साथ साथ। तो ये 5 विशेषता होता है इसका समीकरण को लिखने का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के संतुलन, यानी कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, बैलेंस कैसे किया जाता है, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जाकर उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम रहने देते हैं। अगला हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यानी रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं ये जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो सूचना प्राप्त होता है वह अभिकारक और प्रतिफल के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। रासायनिक अभिक्रिया से क्या रासायनिक समीकरण यहाँ पे क्या है, तो समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण से सबसे पहला बात क्या प्राप्त होता है, तो अभिकारक तथा प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। क्या बताता है, तो रासायनिक समीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो अभिकारक तथा प्रतिफलों के अभिकारकों तथा प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। ये जानकारी हमें प्राप्त होता है, अभिकारक तथा प्रतिफल के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा हमें ये प्राप्त होता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है हमें, तो हमें सूचना कौन सा प्राप्त होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, ठीक है। क्या पता चलता है, तो कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के पश्चात कौन कौन से नए पदार्थ बन रहे हैं, कौन कौन से नए पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है, नए पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त होता है कि अभिकारक तथा प्रतिफल के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है और इसके साथ साथ यह भी बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और इसके फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ जो है नए के रूप में बन रहे हैं, ठीक है। इस तीसरा अभिकारकों के अणु तथा परमाणु की सापेक्षिक जानकारी देता है। जानकारी कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है उसमें अभिकारक में जो है कितने अणु है, किस चीज़ के कितने अणु है, कितने परमाणु हैं, इसकी जानकारी देता है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रतिफल के परमाणु एवं अणु की सापेक्षिक जानकारी देता है। क्या बताता है, तो जैसे अभिकारक के अणु और परमाणु की सापेक्षिक जानकारी दे रहा है उसी प्रकार से क्या करेगा, तो प्रतिफल के अणु तथा परमाणु की सापेक्षिक जानकारी, इसको अभी हम समझाने वाले हैं एग्जाम्पल से, सापेक्षिक जानकारी देता है, सापेक्षिक जानकारी, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी बताते हैं अभिकारक तथा प्रतिफल के मोलों का अनुपात और द्रव्यमानों का अनुपात। पांचवा क्या हो जाएगा, तो अभिकारक तथा प्रतिफल के मोलों का अनुपात बताता है, मोलों का अनुपात की जानकारी
मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। इसके साथ साथ अभिकारक तथा प्रतिफल के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। किसके? तो अभिकारक तथा प्रतिफल के द्रव्यमानों की जानकारी देता है। द्रव्यमानों की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये 2 4 5 6 विशेषताएं कह रहे हैं, बल्कि सूचनाएं हैं जो समीकरण से प्राप्त होती है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। कौन कौन? तो सबसे पहले अभिकारक, जैसे कि अभिक्रिया करा देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का अभिक्रिया H का अभिक्रिया Cl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? HCl बनता है। ठीक है, H2 + Cl2 का अभिक्रिया अगर क्या कराया जाए तो क्या बनता है? HCl बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखे हैं कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण वो अभिकारक तथा प्रतिफल के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा? H2 और क्लोरीन का सूत्र Cl2। ठीक है, तो ये संकेत एवं सूत्र की जानकारी दे रहा है। ये भी हाइड्रोजन और Cl2 बना तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बना है, यानी कि HCl बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे क्या हुआ है? तो इसके संकेत एवं सूत्रों की जानकारी दे रहा है। हाइड्रोजन का सूत्र H है, क्लोरीन का सूत्र Cl है। तो अभिकारक तथा प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा, यह बताता है कौन कौन पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहे हैं। और कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया के पश्चात बन रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पता चलता है कौन पदार्थ भाग ले रहा है और कौन पदार्थ नया बन रहा है। इसके साथ साथ अभिकारकों के अणु तथा परमाणु की सापेक्षिक संख्या बताता है। अणु तथा परमाणु की संख्या, जैसे हाइड्रोजन का कितना पीस जुटा है? तो 2 पीस। ये कितना क्या हुआ इसका? तो परमाणु संख्या हो गया। परमाणु जो है कितना परमाणु? हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? तो 2 गो परमाणु है। क्लोरीन का कितना परमाणु? तो 2 गो। और अभिक्रिया करके ये बना है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रतिफल के अणु तथा परमाणु की सापेक्षिक जानकारी देता है और अभिकारक तथा प्रतिफल के मोलों का अनुपात बताता है। मोल मतलब जितना, किसी भी परमाणु के आगे जितना संख्या रहेगा वो उसका मोल होता है। अगर यहाँ पे 1 देंगे तो क्या होगा? इसका यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 देंगे तो 1 मोल है, यहाँ पे 1 देंगे तो 1 मोल है। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये मोल होता है, यानी कि अभिकारक तथा प्रतिफल के मोलों का अनुपात भी ये रासायनिक समीकरण जो होता है बताता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? तो अभिकारक तथा प्रतिफल के द्रव्यमानों का अनुपात, यानी कितना मात्रा में कौन सा चीज लिया है, तो अभिक्रिया के पश्चात कितना चीज बना है ये भी ये बताता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आगे के टॉपिक को हम उसके बाद देखते हैं। तो अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण के लिखने के क्या लाभ है। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को अगर हम लिखते हैं तो लाभ क्या होता है। रासायनिक समीकरण को लिखने का लाभ, रासायनिक समीकरण को लिखने से लाभ, क्या क्या लाभ है रासायनिक समीकरण को लिखने से। तो सबसे पहला जो लाभ हो जाएगा ना, वो हो जाएगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें सोडियम क्लोराइड, हिंदी में लिखे सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ होगा तो क्या बनेगा? तो AgCl, यानी कि सिल्वर का क्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो अगर लिखने जाए ना तो बहुत मतलब क्या हो सकता है, कठिनाई होगा। अगर समीकरण के रूप में लिखेंगे तो आसान होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना, समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है, पहल का हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा और लाभ क्या होता है? तो हमें क्या होता है, समय की बचत होती है, समय की बचत तथा कागज पर
कागज पर कम स्थान की जरूरत, कम कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होता है, आवश्यकता होता है। ठीक है, कागज पर ये कैसा बात हुआ, तो हमने लिखा कि इसको लिखने से क्या होता है, तो हमारा समय का बचत होता है, साथ ही साथ कागज पर कम स्थान का आवश्यकता होता है। जैसे कि हम अगर लिखेंगे यहाँ कि हाइड्रोजन और प्लस में क्लोरीन, हाइड्रोजन का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर इसको लिखे हैं, अगर कॉपी पर लिखेंगे ऐसे तो लंबा चौड़ा जगह भी छेकेगा और समय भी लगेगा ज़्यादा। अगर इसको हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं तो हाइड्रोजन का H होगा H2 और प्लस में क्लोरीन का Cl2, अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा HCl। तो इतना कम स्थान में और इतना कम समय में हमने इसको लिख दिया, जबकि हिंदी में लिखने में हमें समय लगा था। तो समीकरण के रूप में लिखना सबसे पहले आसान होता है, दूसरा कम समय की बचत, समय का बचत होता है, इसके साथ साथ कम स्थान चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, तो ये सब बातें। और तीसरा विशेषता क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इंडिया में हम लोग हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, तो अगर अमेरिका में जाएंगे तो क्या हाइड्रोजन को अलग तरीके से दिखाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी हाइड्रोजन को H से ही दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो परमाणु होते हैं ना, सभी का संकेत हर एक विश्व में क्या होता है, एक ही संकेत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि लिखेंगे संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है, संकेतों का उपयोग होता है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है। तो ये रहा इसका आंसर कि रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या लाभ है, तो ये सब लाभ है रासायनिक समीकरण को लिखने से। सबसे पहला तो आसान होता है लिखना, दूसरा समय का बचत होता है और कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होता है, तीसरा संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों का उपयोग किया जाता है, जो कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसके बाद अब हम देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या होती हैं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं यानी कहाँ तक जो है रासायनिक समीकरण हमें जानकारियाँ देता है। ठीक है, किस चीज़ की जानकारी देता है और किस चीज़ की जानकारी नहीं देता है, यहाँ तक। तो अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यानी रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या होती, कहाँ तक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम रासायनिक समीकरण का अगला टॉपिक क्या है, तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं यानी कि रासायनिक समीकरण जो है हमें कहाँ तक, मतलब उसका सीमा होता है, जानकारी कहाँ तक देता है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, अभिकारक तथा प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है। क्या करता है, तो अभिकारक तथा प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता। पहला क्या हो जाएगा, तो अभिकारक तथा प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है, भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं बताता है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए हैं वो किस अवस्था में, भौतिक अवस्था कौन सा है, गैस है, द्रव्य है कि ठोस है, इसकी जानकारी नहीं देता है। इसके साथ साथ जो पदार्थ बना है वो किस अवस्था में, इसकी भी जानकारी नहीं देता है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो ये जो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी की जानकारी नहीं देता है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी की जानकारी नहीं बताता है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी की जानकारी नहीं बताता
नहीं बताता है। ठीक है, कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो रहा है कि ऊष्माशोषी हो रहा है। इसके साथ साथ तीसरा क्या हो जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया की दशाओं की जानकारी नहीं देता है। तीसरा क्या हो जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की अभिक्रियाओं की दशाओं की जानकारी नहीं देता है, दशाओं को नहीं बताता है, दशाओं को नहीं बताता है, नहीं बताता है। यह क्या करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दशा को नहीं बताता है। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया का दशा यानी किस दशा में हो रहा है, उस पर क्या शर्त है, मतलब दाब में हो रहा है कि ताप देकर हो रहा है, इसकी जानकारी ये नहीं देता है। इसके साथ साथ क्या होता है, तो ये कई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो विस्फोट के साथ होती है, तो ये विस्फोट की जानकारी नहीं देता है, विस्फोट की जानकारी नहीं देता है, विस्फोट की जानकारी नहीं देता है, नहीं देता है। बहुत ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो विस्फोट के साथ होती है, और यह जो समीकरण होता है, ये रासायनिक समीकरण जो होता है विस्फोट की जानकारी नहीं देता है। इसके साथ साथ पदार्थों की कितनी मात्रा जो है अभिक्रिया में खर्च हुई, और अभिक्रिया होने के पश्चात पदार्थ की कितनी मात्रा का निर्माण हुआ, इसकी जानकारी नहीं देता है। ठीक है, तो यह किस चीज़ की जानकारी नहीं देता है, कि अभिक्रिया में पदार्थ की कितनी मात्रा खर्च हुआ, पदार्थ की कितनी मात्राएं खर्च हुई तथा कितनी मात्राओं का अभिक्रिया के बाद कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ, कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। तो इसकी जानकारी ये नहीं देता है कि अभिक्रिया होने के पश्चात कितनी मात्राओं का खर्च हुआ, और अभिक्रिया में कितनी मात्राओं का खर्च हुआ, अभिक्रिया होने के पश्चात कितनी मात्राओं का जो है निर्माण हुआ, इसकी जानकारी नहीं देता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिए। इसके बाद हम जानते हैं कि इसके बाद क्या जानना है, कि रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिए। इसके बाद हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के कौन कौन से रास्ते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को और उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, और अधिक उपयोगी। रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना, यानी कैसे बनाया जा सकता है, बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैसे बना सकते हैं, तो अगर हमें पदार्थों की यानी अभिकारक तथा प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण और भी उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो क्या लिखेंगे, पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी, यानी कि हमें अगर पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त हो जाता है कि जो पदार्थ भाग ले रहा है वो ठोस है, द्रव्य है कि गैस है, तो क्या होगा, तो रासायनिक समीकरण जो है और अधिक उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे एक ले रहे हैं समीकरण। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम CO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिए। ये जो होता है ठोस को S से दिखाते हैं। तो किसी भी अगर उसका अवस्था जानकारी देना है, अवस्था की जानकारी, तो उसके बगल में क्या करेंगे, ब्रैकेट में उसको लिख देंगे, ठोस है कि जो लिक्विड है, और कि गैस है कि कोई विलयन है। तो ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ठोस के रूप में होता है, तो इसके लिए ठोस के लिए सॉलिड हम लिखेंगे। और अब गर्म करते हैं इसको, तो क्या बनता है, कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है। ये भी क्या होता है, ठोस होता है। तो ठोस के लिए ऐसे दिखाएंगे, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो एक गैस है, तो जी से दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए किसके लिए कैसे दिखाएंगे, अगर कोई पदार्थ ठोस बन रहा है, ठोस पदार्थ है, ठोस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉलिड बोला जाता है, सॉलिड, इसलिए इसको ऐसे से इंडिकेट करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, अगर द्रव्य के रूप में कुछ बन रहा है, द्रव्य के रूप में कोई पदार्थ है, तो लिक्विड होता है, लिक्विड, इसको L से इंडिकेट किया जाता है, ऐसे L से दिखाएंगे इसको।
ठीक है। अगर गैस बन रहा है गैस, तो गैस के को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गैस। गैस को गैसे बोला जाता है, GAS गैस। तो इसको किससे दिखाएंगे? तो G से दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। अगर कोई बिलियन है, बिलियन, तो बिलियन के लिए क्या दिखाएंगे? बिलियन। तो बिलियन के लिए दिखाया जाता है A और Q, AQ। तो ये सभी जो है हम क्या करेंगे? अभिक्रिया के समय में ऐसे दिखाएंगे तो क्या होगा? रासायनिक समीकरण और भी अधिक उपयोगी हो जाएगा। किसके लिए क्या दिखाएंगे? तो सॉलिड यानी ठोस होगा कोई अगर पदार्थ तो उसके लिए S देंगे ब्रैकेट में, उसके बाद में उसके ठीक आगे, ठीक है। और द्रव्य होगा तो लिक्विड यानी L देंगे, और गैस होगा तो G देंगे, और कोई बिलियन होगा तो क्या देंगे? AQ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें पता चल जाए कि जो पदार्थ भाग ले रहा है वो ठोस है, द्रव्य है कि गैस है, तो क्या होगा? रासायनिक समीकरण और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। दूसरा किसकी? तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी। किसका? तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी। अगर हमें पता चल जाए कि जो अभिक्रिया हो रहा है उसमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा है या ऊष्मा दिया जा रहा है, यानी ऊष्माशोषी हो रहा है कि ऊष्माक्षेपी हो रहा है, तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी की जानकारी, ऊष्माशोषी की जानकारी, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी की जानकारी। अगर ये पता चले तो और भी उपयोगी हो सकता है हमारा समीकरण। तो कैसे जानकारी प्राप्त होगा? अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो रहा है, ऊष्माक्षेपी यानी कि अभिक्रिया होने के पश्चात ऊष्मा बाहर निकल रहा है, तो उसमें क्या होगा? तो अभिकार प्रतिफल में यानी कि समीकरण के दाईं तरफ प्लस में ऊष्मा होगा। समीकरण के दाईं तरफ क्या होगा? दाईं तरफ प्लस में ऊष्मा जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो रहा है तो समीकरण के दाईं तरफ प्लस ऊष्मा लगा रहेगा, कहने का मतलब प्रतिफल में प्लस ऊष्मा जुड़ा रहेगा लास्ट में, ठीक है। अगर अभिक्रिया जो है ऊष्माशोषी हो रहा है, ऊष्माशोषी, तो ऊष्माशोषी अगर अभिक्रिया हो रहा है तो समीकरण के बाईं तरफ, कहाँ? तो बाईं तरफ, कहने का मतलब तो अभिकारक में क्या होगा? प्लस का ऊष्मा जुड़ा रहेगा, प्लस का ऊष्मा ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात किया जाए एग्जाम्पल का, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर कार्बन का अभिक्रिया हम क्या करते हैं? कार्बन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2 और प्लस में ऊष्मा बाहर निकलता है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कैसा अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अगर हम नाइट्रोजन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दें, नाइट्रोजन का अभिक्रिया N2 का अभिक्रिया अगर O2 के साथ करा देंगे तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा देना पड़ता है, तो प्लस का ऊष्मा इधर इस साइड रहेगा ऊष्मा, और बराबर में क्या बनेगा? तो इधर बनता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्माक्षेपी हुआ है, और ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऊष्माक्षेपी होगा तो समीकरण के दाएं तरफ प्लस ऊष्मा जुड़ा रहेगा, और ऊष्माशोषी होगा तो समीकरण के बाएं तरफ प्लस ऊष्मा जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दाएं तरफ कहने का मतलब क्या हुआ? तो प्रतिफल में, और बाएं तरफ कहने का मतलब अभिकारक में, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आएगा। तीसरा जानकारी क्या हो सकता है? तो गैस का उत्सर्जन। अगर हमें पता चल जाए कि गैस उत्सर्जित हो रहा है कि नहीं समीकरण से, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन की जानकारी, अगर हमें गैस के उत्सर्जन की जानकारी हो जाए तो और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम कोई अभिक्रिया यहाँ पे करा देते हैं, सबसे पहले अगर हम किसका अभिक्रिया कराएं तो जिंक का अभिक्रिया करा देते हैं Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4, ठीक है। जिंक का अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जिंक का सल्फेट बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस होता है ये बाहर निकलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, तो गैस के उत्सर्जन की जानकारी हुआ कैसे? तो ऐसे दिखाएगा। कोई गैस अगर समीकरण से बाहर निकल रहा है तो तीर का निशान उस जो है गैस के जस्ट आगे देना है, तीर का निशान ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर की ओर तीर का निशान देना है, बल्कि नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर, ठीक है। तो गैस का उत्सर्जन जब भी होगा तो उसके बगल में यानी ठीक उसके बाद में तीर का निशान ऊपर की ओर दिखाएंगे। इससे क्या पता चलता है? तो गैस उत्सर्जन हो रहा है। कौन गैस? तो जिस गैस के आगे हम देंगे वो गैस, ठीक है। तो गैस का उत्सर्जन। इसके बाद क्या हो जाएगा? तो अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बनने की
अवक्षेप बनने की जानकारी, अवक्षेप बनने की जानकारी, अवक्षेप बनने की जानकारी। अगर हमें पता चल जाए कि अवक्षेप बन रहा है तो कौन है जो अवक्षेप है, ठीक है, तो इसका जानकारी अगर हमें पता चल जाता है तो और भी अधिक हम रासायनिक समीकरण उपयोगी हो सकता है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो अभिक्रिया ये कराते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है AgCl, AgCl यानी कि सिल्वर का क्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। तो ये जो AgCl बना है ये अवक्षेप है, क्या है, अवक्षेप है। तो जस्ट इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेश लिख देते हैं। अगर अवक्षेप को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो NaCl हमारा अवक्षेप बना है NaCl, तो इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बगल में जस्ट तीर का निशान नीचे की ओर, तीर का निशान नीचे की ओर। अगर ऊपर की ओर तीर का निशान दिखाएंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, अगर नीचे की ओर कहीं पर तीर का निशान दिख जाए इसका मतलब क्या हुआ, वह जो है अवक्षेप के रूप में समीकरण से बना हुआ है, यानी कि अभिक्रिया के पश्चात क्या हुआ है, अवक्षेप के रूप में बना हुआ है। तीर के निशान अगर नीचे हो तो अवक्षेप बना है और ऊपर जाए तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये आपको आई होप आसानी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे देखिए अगला शर्त क्या हो सकता है, तो अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, यानी अभिक्रिया का शर्त कहने का मतलब दशाओं की जानकारी, किस दशा में अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, अभिक्रिया के शर्तों, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। अगर अभिक्रिया के शर्त की जानकारी पता चल जाए तो और अधिक उपयोगी हो गया। तो जैसे कि अभिक्रिया का शर्त का मतलब क्या हुआ, किस दशा में वो हो रहा है। तो सबसे पहले तो अभिकारक किधर होगा, अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक किस दशा में जो है रिएक्शन कर रहा है, ये ऊपर रहता है, दाब में कर रहा है या ताप में कर रहा है, ताप या दाब में, किस कंडीशन में कर रहा है, ठीक है, ताप या दाब, ताप यहाँ पे होगा, यहाँ पे दशा लिखा जाता है यानी कि शर्त लिखा जाता है, ठीक है, और इधर प्रतिफल होता है, प्रतिफल। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिए थे उस समय, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए थे तो गर्म का कुछ चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे दिखा देते तो क्या होता है, और भी अधिक उपयोगी होता है। तो ये था शर्त की जानकारी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ रासायनिक जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे।